देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय दंड संहिता का अध्याय 4। ठीक है, अध्याय 4 में आपको बताया गया है, या चैप्टर 4 में बताया गया जनरल एक्सेप्शन या फिर साधारण अपवाद। इनका इनको कब आपके धारा 76 से लेके 106 तक में इसको क्या है डिस्क्राइब किया गया है या उपबंधित किया गया है। तो सबसे पहले आप समझो कि साधारण अपवाद क्या होता है। कल आप लोगों ने 2-3 सेक्शन इसका पढ़े थे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, जो साधारण अपवाद होता है वो क्या है कि साधारण अपवाद के तहत जब आप कोई भी कृत्य ऐसा जो अपराध की श्रेणी में आता है, ठीक है, किया जाता है, तो उससे आपको क्या है, सबसे पहली बात है जो अपवाद के साथ कि उसके द्वारा आपको क्या मिलती है, छूट मिलती है। ठीक है, तो इन अपवादों को इसलिए रखा गया है भारतीय दंड संहिता में कि इन अपवादों के तहत अगर कोई कार्य होगा तो उस कार्य को क्या है, आप अपराध की श्रेणी में नहीं ला सकते हैं। अगर आप उसको अपराध की श्रेणी में जब वो नहीं आएगा तो उस व्यक्ति को क्या दंड नहीं मिलेगा। तो उन सारी चीजों को क्या जनरल एक्सेप्शन के तहत रखा गया है। ठीक। अब आप देखें कि जो आपका पूरा ये 176 से लेके 106 तक की चीजें हैं, उसमें जो जनरल एक्सेप्शन है उसको हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहला आपका होता है एक्सेसिबल एक्सेप्शन और दूसरा होता है जस्टिफिएबल एक्सेप्शन। एक्सेसिबल मतलब कि क्षमनीय अपवाद, और ये न्यायिकोत्तर अपवाद। ठीक है, कि क्षमनीय और ये दोनों एक ही चीज है, बस वो क्या है कि जब आपका जब हम धाराओं को पढ़ेंगे तो उसके हिसाब से हम इसको एक अलग से इसको बांट दिए कि उन चीजों के लिए देखिए जो क्षमनीय एक्सेप्शन है या क्षमनीय अपवाद है जिनके लिए क्या क्षमा प्रदान की जाती है। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट के आधार पे जो आपका पहला है वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट के तहत है कि तथ्य की भूल अगर होगी, ठीक है, तो तथ्य की भूल के आधार पे क्या है, आपको जो जो है अपराध आपने किया है ना, उसके लिए आपको क्षमा किया जा सकता है। तो ये आपका 76 और 77 78 और 79 में दिया गया। फिर इन्फेंसी होता है मीन्स कि जो बच्चे होते हैं ना, 7 साल के बच्चे, या फिर वह बालक जो किसी भी चीज को सोचने समझने की क्षमता नहीं रखता है, तो उनके लिए क्या है, जो बालक इन सारी चीजों को सोचने समझने की क्षमता नहीं रखता है, और तो अगर उसके अंदर समझदारी ही नहीं है, परिपक्वता ही नहीं है, तो क्या है, उस कार्य को वो अगर वो करता है तो वो कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। क्योंकि जब भी आप अपराध की आवश्यकता तो देखोगे तो उसमें सबसे पहले क्या आता है, आशय आता है, तो वो आशय बना ही नहीं सकता। फिर आपका है एक्सीडेंट या दुर्घटना, जिसके बारे में हम लोग 80 में पढ़ चुके हैं। दुर्घटना के तहत क्या है कि आप अगर उचित सतर्कता और सावधानी रखते हैं, ठीक है, उसके द्वारा अगर तब भी कोई दुर्घटना या दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जाती है तो वह कार्य क्या होगा, अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा और वह एक अपवाद कहलाएगा। फिर इंसैनिटी होता है, या इंसैनिटी और इंटॉक्सिकेशन होता है कि मत्तता या पागलपन की स्थिति में, ठीक है, कोई व्यक्ति अगर नशे की हालत में है, ठीक है, या कोई पागलपन की स्थिति में है, तब उसके द्वारा कोई कार्य किया जाएगा तो क्या है, उस कार्य की वो परिस्थितियों को या उसके आशय को उस समय नहीं समझ पाएगा ना, इसलिए उसको क्या है, अपवाद स्वरूप रखा गया है। अब इधर देखते हैं हम लोग दूसरे में न्यायिक कार्य, न्यायिक उत्तर कार्य, सॉरी न्यायोचित एक्सेप्शन बोलते हैं इसको, न्यायोचित अपवाद बोलते हैं। तो न्यायोचित अपवाद में क्या आएगा कि जो कार्य न्यायालय द्वारा किया जाता है, तो जुडिशियल एक्ट के तहत जो आपका है, ठीक है, 77-78 में जो बताया कि जुडिशरी जब कोई कार्य करती है, कि जुडिशियल एक्ट जब होता है कि न्यायिक कार्य कोई करता है कोई न्यायाधीश, तो उसको क्या है, क्षमा किया जाता है कि उससे द्वारा कोई कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। फिर उसके जो आदेश दिए जाते हैं उनको उनके आदेशों का जो पालन करने वाला व्यक्ति होता है वो भी क्या है, जुडिशियल एक्ट को परफॉर्म करते होता है, इस वजह से क्या है, वो एक्सेप्शन का हकदार होता है और एक्सेप्शन की कैटेगरी में आ जाता है। फिर नेसेसिटी, आवश्यकता की बात कहता है कि आवश्यकता जो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे 81 में, ठीक है, तो आवश्यकता के आधार पर भी एक्सेप्शन प्रदान किया जाता है कि यदि आवश्यकता थी और आपने उस अपराध को किया है तब भी आपको क्या छूट मिल सकती है। फिर कंसेंट जो होता है वो सम्मति के आधार पे, अर्थात कि जब जैसे कोई डॉक्टर होता है तो डॉक्टर किसी व्यक्ति को सुधार की बीमारी को दूर करने के लिए, अगर जैसे किसी व्यक्ति का हाथ में चोट लगी है और उसको पता है कि उस चोट की वजह से उसका पूरा हाथ जा सकता है, तो उस हाथ का वो आधा हिस्सा अगर काट दे तो वो क्या होगा, उसके कंसेंट के हिसाब से होगा। ठीक है, तो वहां पे उसका कार्य क्या आपराधिक नहीं हो सकता है। फिर ट्रिफल्स होते हैं तुच्छ कार्य। तुच्छ कार्य मतलब ऐसे जो अपराध की श्रेणी में नहीं आ सकते, जैसे कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति की जेब से माचिस चोरी कर लेता है, तो माचिस जैसी जो चीज है
तो उन सारी चीजों के जो माचिस जैसी चीजें अत्यंत ही तुच्छ चीज है ना, तो उसका क्या अपराध कभी बनता नहीं है। मतलब जो ऐसा देख माना गया है कि 10 रुपए से नीचे का अगर कोई आप अपराध करते हो, ठीक है, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता, तो उसको तुच्छ कार्य बोलते हैं। फिर है प्राइवेट डिफेंस के तहत। तो प्राइवेट डिफेंस का जो आपका है वो 96 से लेकर 106 तक में बताया गया है। तो 3 तरह के प्राइवेट डिफेंस होते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लाइफ, ठीक है, सॉरी 2 टाइप के होते हैं, एक आपका दूसरा राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू लाइफ। तो इसको हम लोग आगे अच्छे से पढ़ेंगे। तो प्राइवेट डिफेंस के तहत या फिर प्राइवेट प्रतिरक्षा के तहत अगर आप कोई कार्य करते हैं तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तो अपवादों में आपको समझ आ गया क्या बताना चाह रहा था मैं। ठीक, एक बार और आप लोग देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। साधारण अपवाद के तहत जो तथ्य की भूल है वो धारा 76 और 79 में है। न्यायिक न्यायिक कृत्य है वो 77-78 में। दुर्घटना जनित कृत्य अर्थात दुर्घटना की जो बातें हम लोग पढ़े थे कल वो 80 में है। फिर आज हम लोग पढ़ेंगे आवश्यकता 81। उसके बाद आप देखते हैं शैशव विकृत चित्तता या मत्तता में कारित अपराध जो 82 से लेकर 86 तक में बताया गया है। फिर सम्मति से कार्य जो 87 से लेकर 90 में, या बिना सम्मति के से कारित अपराध वो 92 में बताया गया। फिर तुच्छ कार्य को बताया गया 95 में। फिर आपका प्राइवेट प्रतीक्षा बताया गया 96 से लेके 106 तक। क्लियर है यहाँ तक की चीजें। अब इस स्लाइड में देखिए आप लोग, वैसे तो मैं बता ही दिया, ठीक है, कि जस्टिसेबल जो होता है कि जो आपका क्या है, न्यायोचित जो कार्य होता है वो किसमें किसमें बताया आपका, जुडिशियल एक न्यायोचित होता है, आवश्यकता न्यायोचित होता है, जो सम्मति से कार्य होता है, कम्युनिकेशन के थ्रू, फिर ये ड्यूरेस और ट्रिपलिंग एक्ट, फिर प्राइवेट डिफेंस। फिर इसमें आप देख सकते हैं एक्सेसिबल जो छमनी होता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, एक्सीडेंट, इन्फेंसी, इंसेनिटी और इंटॉक्सिकेशन। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोगों ने 76, 77, 78, 79 तक की चीजें कल हम लोगों ने देख ली थी, 80 भी पढ़ लिया था ना। तो आज हम लोग देखेंगे धारा 81। ठीक है, तो धारा 81 क्या कहता है, पढ़ो कोई एक जन। कोई कार्य केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वह यह जानते हुए किया गया है कि उससे क्षति कारित होना संभव है, यदि वह क्षति कारित करने के किसी आपराधिक आशय के बिना और व्यक्ति या संपत्ति को अन्य क्षति का निवारण या परिवर्जन करने के प्रयोजन से श्रद्धापूर्वक किया गया हो। स्पष्टीकरण: ऐसे मामलों में ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है। तो देखिए 81 अब क्या है, क्या कहता है, कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभव है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण से किया गया है। ठीक है, तो कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वह यह जानते हुए की गई है कि उससे अपहानि कारित होना संभव है, यदि वह अपहानि कारित करने के लिए आपराधिक आशय के बिना व्यक्ति या संपत्ति को अन्य अपहानि का निवारण या परिवर्जन करने के प्रयोजन से सद्भाव पूर्वक की गई हो। देखिए पहले इसको हम साधारण शब्दों में समझते हैं कि क्या है ये 81। अगर आपको कैसे लगता है कि जैसे साधारण शब्दों में समझिए कि एक जैसे एक खेत है, ठीक है, एक आपका एक खेत है, उस खेत में आग फैल रही है, एक किनारे से आग फैल रही है, ठीक है, और वो दूसरे खेत में जाएगी, फिर वो तीसरे खेत में जाएगी, इस तरह से आग फैलती है ना धीरे धीरे। ठीक है, तो मतलब आप समझिए कि जैसे कुछ जैसे फसल लगी हुई है, ठीक है, तो फसल क्या सूखी रहती है, तुरंत उसमें आग पकड़ लेता है, या जैसे पैरावट होता है जो आपका, तो एक जगह आग लगी तो क्या वो धीरे 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 फैलते रहता है। अब अगर उसमें जैसे 2 खेत में आग लग चुकी है और वो तीसरे खेत की ओर बढ़ रहा है, मतलब चौथे खेत की ओर बढ़ रहा है, तीसरे खेत की फसलों में पहुंचने वाला है, अगर तीसरे खेत में आप उस समय पानी डाल दें, ठीक है, अगर उसके खेत में आप पानी डाल देंगे तो क्या होगा कि आग वहां पे आग आई और वो बुझ जाएगी, तो वो क्या चौथे पांचवें छठवें फिर आगे वो बढ़ नहीं पाएगी। समझ रहे, तो वहां पे अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है और उस कार्य से बल्कि जो देखिए 2 खेत तो जल चुका है तो उसको छोड़ दिए, लेकिन तीसरा में क्या हुआ कि आपने पानी डाल दिया जिससे उसकी फसल बर्बाद होगी, तो आप वो कार्य जो हुआ क्या है, वहां पे बल्कि वो आपराधिक कार्य हुआ था कि आपने उसकी फसल बर्बाद कर दी,
लेकिन वो किसी अन्य की हानि को बचाने के लिए किया गया था, इस वजह से वो कार्य क्या होगा, आपराधिक अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। और यहाँ पे तो आपको 81 का बचाव मिल जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझे? हाँ यस सर। सर। ठीक, तो ये धारा क्या है, ऐसे कार्य का बचाव का प्रावधान है जो आवश्यकता के वशीभूत होकर व्यक्ति द्वारा जानबूझकर किए जाते हैं। ठीक है, समझ गए ना कि आवश्यकता क्या थी, आग को रोकना, जिससे अन्य लोगों का नुकसान रुक सके। तो ऐसा है ना कि जब बहुत ज्यादा क्या हानि होने वाली है, तो क्या आप छोटी सी हानि कर दोगे तो उससे क्या है, बाकी चीजें, बाकी हानि से बचा जा सकता है। तो इस प्रकार कार्य करते समय अभियुक्त को इस बात का ज्ञान रहता है कि जो वो कुछ करने जा रहा है वह अपराध है, लेकिन एक बड़ी हानि को टालने की नीति से वह क्या छोटी हानि को कारित करता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आवश्यकता। अब इसका आप ये स्पष्टीकरण पढ़ो। स्पष्टीकरण। ऐसे मामले में यह तथ्य का प्रश्न है कि जिस अपहानि का निवारण या परिवर्जन किया जाना है, क्या वह ऐसी प्रकृति की और इतनी आसान थी कि वह कार्य आसन जिसे आसन थी कि आसन, हाँ, वह कार्य जिससे यह जानते हुए कि उसे अपहानिकारित होना संभव है, करने की जोखिम उठाना न्यायानुमत या माफी योग्य था। ठीक है, तो देखिए स्पष्टीकरण क्या कहता है, ऊपर की चीजें समझ आ गई? सर एक बार ठीक, ना इसको इसी लैंग्वेज में समझाइए ना जैसे लिखा है उसमें। ठीक, कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वह यह जानते हुए की गई है कि उससे हानि कारित होना संभव है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि कोई बात केवल इसलिए इस कारण अपराध नहीं है कि वह यह जानते हुए उसके आशय है कि इस कार्य को करेगा तो वह हानि होना संभव है। यदि वह हानि कारित करने के लिए किसी आपराधिक आशय के बिना या और व्यक्ति या संपत्ति को अन्य अपहानि का निवारण। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है वो व्यक्ति, क्या कर रहा है यहाँ पे कि वो जान रहा है कि यह अपहानि होना, उससे क्या हो सकता है, अपहानि हो सकती है। ठीक है, और उस अपहानि को कारित करने के लिए उसने जो जो कार्य करना चाह रहा है उसमें क्या है, आपराधिक आशय का अभाव है, उसने आपराधिक आशय के बिना उसको कर रहा है। ठीक है, और उसका जो आशय मेन वो क्या है कि व्यक्ति और संपत्ति को, ठीक है, जो अन्य जो व्यक्ति है और जो संपत्ति है उसको अन्य अपहानि, अब जो जो व्यक्ति और संपत्ति है उसको जो अपहानि होने वाली है, ठीक है, उसका क्या कर रहा है वो, उस कार्य के द्वारा निवारण या परिवर्जन करने के प्रयोजन से सद्भाव पूर्वक की गई हो। ठीक, वही बात हो गई ना। आपको पता है कि मैं इस खेत में पानी डालूंगा, मैं इस खेत में पानी डालूंगा तो उस पानी से क्या होगा, ये खेत की फसल बर्बाद हो जाएगी, लेकिन जो अन्य की फसलें हैं वो बच जाएगी। नहीं तो आग फैलती, उसका खेत भी जलता, उसका दूसरा खेत जलता, फिर तीसरा खेत जलता, फिर और भी भयानक हो जाता। तो यहाँ पे क्या है, उससे आपराधिक आशय के बिना किया है, सद्भाव पूर्वक किया है कि उसको क्या है, रोकना है दूसरे को। अब उस कार्य के दौरान उस कार्य के दौरान क्या अपहानि होना तो संभव भी है। ठीक है, कि जो भी चीज है उससे बर्बाद तो होगा ही, लेकिन क्या है, जो अन्य लोगों के लिए जो संपत्ति और व्यक्ति की रक्षा है वो यहाँ पे नहीं होगी। समझ गए? जी सर। अब ये क्या बोल रहे स्पष्टीकरण, ऐसे मामलों में यह तथ्य का प्रश्न है कि जिस अपहानि का निवारण अर्थात उसको खत्म करना या परिवर्जन या उसको टाल देना, परिवर्जन किया जाना है, क्या वह ऐसी प्रकृति है इतनी आसान थी कि वह कार्य जिससे जानते हुए कि उसे हानिकारिक होना संभव है, करने की जोखिम उठाना न्यायानुमत या माफी योग्य था। ठीक, अब यहाँ पे ये स्पष्टीकरण में ये दिया है कि आप किसी अन्य की हानिकारित करने, मतलब हानि से रोकने के लिए संभव्य जो भी हानि है, मतलब जैसे आपको पता है कि दूसरे में आग फैल सकती है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक का खेत को में पानी डाल दे, लेकिन उसके लिए आपको क्या देखना है वो बता रहे स्पष्टीकरण कि उसकी प्रकृति क्या है कि इतनी आसन्न थी, आसन्न मतलब इतनी करीब थी कि वह कार्य यह जानते हुए कि हानिकारित होना संभव है और करने की जोखिम उठाना न्यायानुमत और माफी योग्य था। ठीक है, कि उसका जो कार्य, जो इंस्टेंट वो कार्य कर रहा है ना, कि वो जैसे खेत में पानी डाल दिया है ना, खेत में जैसे उसने पानी डाला तो वो चीज ये होनी चाहिए कि अगर वो खेत में पानी नहीं डालता
तो क्या होता है वहां पे क्या होती है कि वहां पे आग लग जाती है। और मान लो जैसे आपको पता है कि जैसे वो दो खेत में लग चुकी है आग, मैंने बोला, और वो तीसरे खेत की बात है। और अब मान लो तीसरे खेत तक आग पहुंची नहीं है और उसमें पानी डाल दिया, और अब चौथे खेत में भी कोई व्यक्ति पानी डाल दिया, ठीक है, तो यहाँ पे जो चौथे वाले जो काम होगा ना, वो क्या हो जाएगा, अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। लेकिन तीसरा वाला काम जो होगा वो हानि की श्रेणी में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि तीसरे में संभव है कि वो इतना आसान है कि तुरंत उसमें आग पकड़ लेगी, लेकिन जब तीसरे में पानी डल चुका है और आपको पता है कि अब आग नहीं फैलेगी, लेकिन तब भी आप कोई व्यक्ति ने चौथे में भी अगर वही कह किया, तो वहां पे क्या असर नहीं, क्या लग रहा कि आपको अब आग आ सकती, चौथे में नहीं आ सकती। ठीक, समझे? हाँ सर। जी। चलो ये पढ़ो, दृष्टांत पढ़ो। दृष्टांत का जो एक वाष्प जलयान का कप्तान है, अचानक और अपने किसी कसूर या उपेक्षा के बिना अपने आप को ऐसी स्थिति में पाता है कि यदि उसने जलयान का मार्ग नहीं बदला तो इससे पूर्व कि वह अपने जलयान को रोक सके, वह 20 या 30 यात्रियों से भरी नाव ख को अनिवार्यतः टकराकर डुबो देगा, और कि अपना मार्ग बदलने से उसे केवल 2 यात्रियों वाली नाग ग को डुबाने की जोखिम उठानी पड़ती है, जिसको वह संभवतः बचाकर निकल जाए। यहाँ यदि क नाव ग को डुबाने के आशय से बिना और ख के यात्रियों के संकट का परिवर्जन करने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक अपना मार्ग बदल देता है, तो यद्यपि वह नाव ग को ऐसे कार्य द्वारा टकराकर डुबो देता है जिससे ऐसे परिणाम का उत्पन्न होना वह संभव जानता था, तथापि तथ्यतः यह पाया जाता है कि वह संकट जिसे परिवर्जित करने का उसका आशय था। ऐसा था जिससे नाव ग को डुबाने की जोखिम उठाना माफी योग्य है, तो वह किसी अपराध का दोषी नहीं है। इसमें क्या ये क्या बोल रहा है कि एक बड़ा सा वाष्प जलयान का कप्तान है क, ठीक है, अचानक और अपने किसी कसूर या उपेक्षा के बिना, ठीक है, उसको कोई कसूर नहीं है और किसी उपेक्षा के बिना वो साधारण जो भी सामान्य कार्य करता है उस तरह से वो कार्य कर रहा है, लेकिन अचानक एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि यदि उसने अपने जलयान का मार्ग नहीं बदला तो उसके पूर्व वह अपने जलयान को रोक सके, वह 20 या 30 यात्रियों से भरी नाव ख को अनिवार्यतः टकरा कर डुबो देगा, कि अपना मार्ग बदलने से उसे केवल 2 यात्रियों वाली नाव ग को डुबाने की जोखिम उठानी पड़ेगी, जिससे वह संभवतः बचकर निकल जाए। यदि नाव ग को डुबाने के आशय के बिना ख के यात्रियों के संकट का परिवर्जन करने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक अपना मार्ग बदल देता है, तो यद्यपि वह नाव ग को ऐसा कार्य द्वारा टकरा कर डुबो देता जिससे ऐसा परिणाम का उत्पन्न होना वह संभव जानता था, तथापि तथ्यतः यह पाया जाता है कि वह संकट जिसे परिवर्तित करने का उसका आशय था ऐसा था जिससे नाव ग को डुबाने की जोखिम उठाना माफी योग्य, तो वह किसी अपराध का दोषी नहीं है। तो समझ आया? सर। हाँ सर। आ गया कि आप एक बड़ी नाव चल रही है और उसके सामने देखिए वो अचानक ऐसी परिस्थिति आ गई, या तो वो एक इधर छोटी नाव को या बड़ी नाव जो दूसरी अन्य नाव है उसमें से किसी एक को टकरा ही सकता है, तो वो क्या कोशिश करेगा कि वो छोटे की तरफ से निकले, और उसमें वो जानता है कि शायद वो टकरा भी सके, लेकिन वहां पे जो नुकसान होगा वो बाकियों से क्या कम होगा, ठीक है, तो वो क्या माफी योग्य होगा। इस टाइप की ये बात कही गई। खा पढ़ो आयुषी। यस सर। ख एक बड़े अग्रि काट के समय आग को फैलने से रोकने के लिए ग्रहों को गिरा दिया है। वह इस कार्य को मानव जीवन या संपत्ति गिरा देता है, सॉरी सर। वह इस कार्य को मानव जीवन या संपत्ति को बचाने के आशय से सद्भाव पूर्वक करता है। यहाँ यदि यह पाया जाता है कि निवारण की जाने वाली हानि इस प्रकृति की
और इतनी आशत थी कि आस, क का आशत थी कि क का आसन। आसन थी कि क का कार्य माफी योग्य है, तो क उस अपराध का दोषी नहीं है। ठीक है, ये समझाने की जरूरत नहीं है, वही बात समझाने की जरूरत हाँ है। सर। का एक ठीक है बड़े तब। अग्निकांड, ठीक है, एक बड़ा अग्निकांड के समय आग को फैलने से रोकने के लिए ग्रहों को अर्थात घरों को गिरा देता है। वह इस कार्य को मानव जीवन या संपत्ति को बचाने से सद्भाव पूर्वक करता है। ठीक है, एक बहुत बड़ा अग्निकांड हुआ है, जैसे मोहल्ले में आग लग गई है, ठीक है, अब वो आग क्या फैल रही है, अब उसको रोकने के लिए क्या करते हैं कि बीच में एक घर जो आता है उसको क्या, जैसे मैंने बताया क्या तालाब वो खेत वाला, तो वैसे ही क्या उसने एक घर को गिरा दिया, और वो कार्य क्या है, वो सद्भाव पूर्वक कर रहा है। ठीक है, और उसका कार्य क्या है, मेन उसका जो कार्य है वो मानव जीवन और संपत्ति को बचाने के आसक्ति है। ठीक है, यहाँ यदि वह पाया गया जाता है कि निवारण की जाने वाली हानि इस प्रकृति की है और इतनी आसन है थी कि क का कार्य काफी माफी योग्य है, तो क उस अपराध का दोषी नहीं है। ठीक है, तो अब वो जो अग्निकांड जो हो रहा है, तो उसके लिए क्या वो एक जो भी जो घर आ रहा है रास्ते में उसको क्या गिरा दे रहा है। अब वो घर में आपको अगर गिरा देगा तो सामान्य सी बात है कि उसके आगे आग पहुंच नहीं पाएगी। तो क्या जितने भी अन्य जो मानव जातीय जीवन है, जो संपत्ति है, वो उसमें क्या बचाव हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कार्य अगर वो सद्भाव पूर्वक करता है और मानव जीवन और संपत्ति को बचाने के आशय से करता है, तो ऐसा कार्य क्या है, अपराध से वो अपराध का दोषी नहीं होगा और वो माफी योग्य होगा। ठीक है, सर जी सर। आश्रित समझ। मतलब क्या होता है? आसन, हाँ वही। आसन मतलब निकटतम या करीबी, जितना पास आ, जैसे आसन मतलब कि आपको पता है कि इसके बाद मतलब जितना जल्दी हो सके वाला। करीबी मतलब नहीं बोलते कि कितना आसन हो, कितने करीब हो आप उन चीजों के, कि आपको पता है कि आग फैल रही है, तो आपको पता है ना कि ये एक घर को इतना टाइम लग रहा है, मतलब जैसे आप अनुमान लगा लेते हैं इंसान कि इतने देर में यहाँ आग पहुंच जाएगी, तो वो इतना आसान है कि इसके बाद यहाँ आग पहुंचेगी, इसके बाद वहां आग पहुंचेगी, इसके बाद वहां। मैंने बताया ना आपको कि जैसे वो खेत वाला उदाहरण जैसे मैंने बताया आपको कि 2 खेतों में आग लग चुकी है, तीसरे में पानी डुबो डाल दिया गया जिससे क्या आग वहां पे आके बुझ जाएगी और चौथे तक नहीं पहुंचेगी। तो क्या चौथे में पानी डालना उपयुक्त होगा? नहीं होगा, क्योंकि वहां पे जो आसन्नता है, जो दुर्घटना की आशंका है, वो क्या है, वहां पे कम हो चुकी है पूरी तरह से या खत्म हो चुकी है। लेकिन वहीं जब आप तीसरी की भी बात करते हैं, तीसरे खेत की, तो 2 में लग चुकी है, तो तीसरे में तो कभी भी आ ही सकती है ना, इसलिए हाँ तीसरे को सर। करना जरूरी है। यस ठीक, सर। तो जो आपका 81 है, इसके 3 आवश्यक तत्व हैं। ठीक है, पहला है कि कार्य आपका किससे होना चाहिए, सद्भाव पूर्वक किया जाना चाहिए। सद्भाव किसमें बताया गया, आपका कौन से धारा में बताया गया है? याद भी नहीं रहता क्या? बोलो कोई। सद्भाव किसमें बताया गया है? 52 में? हाँ सर 52 में है। याद नहीं। जी तो सर। सद्भाव देखो, अब तो जो आपका ये आवश्यकता का जो ये आवश्यकता की अवधारणा को बता रहा है, ठीक है, उसके ये आवश्यक तत्व के बारे में समझ लो कि पहला है कि वो सद्भाव पूर्वक कार्य होना चाहिए, अर्थात कि उसमें आपका क्या नहीं होना चाहिए, बेईमानी और कपट से परे होना चाहिए। ठीक, दूसरा है कि आप कोई भी आप हानि कारित कर रहे हो उसके द्वारा, या जो भी कार्य कर रहे हो उसमें क्या है, आपका आपराधिक आशय के बिना किया जाना चाहिए, उसमें कोई भी आपका आपराधिक आशय नहीं होगा। ठीक, तीसरा है किसी अन्य अपहानि के निवारण के लिए उसको किया जाना चाहिए। ठीक है, तो आपका जब आवश्यकता की का सिद्धांत जब लागू किया जाएगा, तो वहां पे 3 बातें होगी कि कोई भी कार्य जो सद्भाव पूर्वक किया जाएगा, आपराधिक आशय के बिना किया जाएगा, और किसी अन्य अपहानि के निवारण या परिवर्जन के लिए किया जाएगा, जैसे किसी अन्य व्यक्ति मानव जीवन या संपत्ति की जो हानि होने वाली है उससे उसको खत्म करने या उसके निवारण के लिए या उसके परिवर्जन के लिए किया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। अब आगे देखते हैं, आपका ये स्लाइड में देखिए आप कि आर वर्सेस डडले एंड स्टेफन 1884 14 क्यूबीडी का ये मामला था। ठीक है, क्यूबीडी होता है क्वीन बेंच डिवीजन। ठीक, 273। तो ये देखिए, ये बहुत फेमस केस है।
नेसेसिटी के ऊपर, जब भी आवश्यकता के ऊपर जाए, तो आप नोट करके रखिए कि आर वर्सेस डडले स्टेफेंस का मामला था। ठीक है, अब इस मामले को बड़े ध्यान से, हाँ हो जाएगा थोड़ी देर से, ठीक। देखिए आर वर्सेस डडले स्टेफेंस का जो मामला है इसको ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए पहली बात तो ये 1884 का मामला है, दूसरा एक क्वीन बेंच डिवीजन का मामला है, अर्थात ये कहाँ का है, ये इंग्लिश लॉ का है, मतलब ये इंग्लैंड का मामला है। तो इसमें क्या हुआ था कि समुद्र में एक जहाज, उसमें सवार 3 नाविक और गए, तो एक छोटी नाव पर सवार होकर जा रहे थे। ठीक है, देखिए इसमें क्या हुआ था कि एक जहाज था जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया या टूट गया। ठीक, तो अब उसका जो उस जहाज में क्या थे, 3 लोग थे और एक बच्चा था। ठीक है, मतलब 2 मेजर थे और एक बच्चा था। तो उसमें क्या हुआ कि अब वो जहाज टूट गया तो उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं बचा, लेकिन उन लोग जो छोटी सी जो नाव में वो बैठे हुए थे, जो तब आपका लाइफ गार्ड जैसे नहीं होता, उस टाइप का एक जहाज होता है, साथ में रखे रहते सब लोग। ठीक है, आवाज आ रही है अब? हाँ सर। ठीक है, तो एक बड़ी जहाज, जो जहाज थी जिसमें वो 4 लोग सवार थे, उसमें 3 आदमी थे और एक बच्चा था। ठीक, ये भूलना नहीं, 3 आदमी थे और एक बच्चा था उसमें। तो क्या हुआ कि वो जहाज नष्ट हो गया, तो उसकी जो उसके पास, उनके पास जो भी छोटी जहाज थी, ठीक है, उसमें उन लोग सवार हो जाते हैं और उस लोग क्या है, पानी में तैरते रहते हैं, मतलब लोग बीच में फंसे हुए हैं पानी के, समुद्र के बीच। ठीक है, अब सबसे पहली बात कि उनका जो जहाज, मुख्य जहाज जो नष्ट हो गया, इसकी वजह से उनके पास अब क्या है, भोजन और खाने पीने का कोई सामान नहीं है। तो उन लोग क्या करते हैं कि बहुत दिन तक उनको खाने को कुछ नहीं मिलता। ठीक है, अब जहां कल्पना कीजिए कि मैन वर्सेस वाइल्ड देखते हैं ना, कि आप समुद्र के बीच में फंसे हुए हैं, जहां पे आपके पास कुछ नहीं है। ठीक है, 4 लोग उसमें बैठे हैं, आपके पास खाने पीने को कुछ नहीं। तो लगातार ऐसा स्थिति चलता है और 20वें दिन जब उनको लगता है कि अब तो हम लोग मर ही जाएंगे, तो उन लोग क्या प्लान बनाते हैं कि वो तीनों मिलकर बोलते हैं कि हम इस बच्चे को मार देते हैं, है ना, और इस बच्चे को मारकर खा जाते हैं, कम से कम जिंदा तो रहेंगे। और उन लोग ये बात सोच के तीनों डिसाइड करके इस कार्य को कर भी देते हैं। वो लोग तीनों मिलके उस बच्चे को मार देते हैं और उसके मांस को खा जाते हैं। और उसके बाद उन लोग कुछ समय बाद वो किनारे पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब उन लोग जो बच्चे की हत्या किए होते हैं उनके विरुद्ध उसके लिए अभियोग चलता है। तो वहां पे उन लोग कहते हैं कि जो उन लोगों ने कार्य किया वह आवश्यकता के आधार पे किया, कि उनकी आवश्यकता थी कि उनको अपना जीवन बचाना था, इसलिए उन्होंने क्या किया, बच्चे को मार दिया और खा लिया। तो यहाँ पे उन लोगों ने क्या बताई कि हमारी ये आवश्यकता थी। तो फिर जब ये आवश्यकता की बात कही गई तो इसको क्या बोलते हैं, कोर्ट ने नकारते हुए कहा कि देखिए आपकी आवश्यकता की बात सही है, ठीक है, कि आपकी आवश्यकता थी, लेकिन आवश्यकता कभी ये नहीं कहती कि आप अन्य व्यक्ति की जान ले ले या फिर उससे हत्या कर दें। ठीक है, लेकिन इनकी जो परिस्थिति थी, तो इसका जो फाइनल जजमेंट आया, तो इसमें क्या हुआ कि जो तीनों व्यक्ति थे उनको आजीवन, उनको क्या कहते हैं, सजा के तौर पे 6 माह की सजा दी गई। क्यों? क्योंकि उनकी परिस्थिति जो थी उस आधार पे, वैसे तो इनको आजीवन कारावास की सजा दे सकते थे, बट क्या था कि परिस्थितियां थी, इस वजह से उनको 6 माह की सजा दी गई और उनको दोषी माना गया। ठीक, तो इस केस के द्वारा एक नियम निकल के आया, ठीक है, कि जो आवश्यकता के आधार पर बोला गया कि आत्म संरक्षण एक परम आवश्यकता नहीं है, कि आपको खुद को बचाने के लिए आप दूसरे की हत्या नहीं कर सकते बिना किसी कारण के। ठीक है, किसी व्यक्ति को दूसरे का जीवन लेकर अपना संरक्षण करने का अधिकार नहीं है। तीसरा बात, कोई भी आवश्यकता मानववध को न्यायोचित नहीं ठहराती है। ठीक है, कि आप आवश्यकता के आधार पर किसी व्यक्ति की हत्या नहीं कर सकते। ठीक, दूसरे को जीवन को लेकर आप दूसरे को मार कर अपने जीवन को संरक्षित नहीं कर सकते हो। ठीक है, समझ गए इस चीज को? जी सर। अब उसके बाद एक और केस था आपका, कोप वर्सेस शार्प का। ठीक है, 1920 का था। ये केबी का फुल फॉर्म होता है आपका किंग बेंच। ठीक है, 496। तो इस केस में यही था कि इस केस में वही जो इसका आप लोगों ने ये पढ़ा था
दृष्टांत दो उसी संबंधित था कि आग को फैलने से रोकने और बचाने के लिए जहाज पर रखी सूखी घास को जला देना न्यायोचित होगा। ठीक है, कि एक जहाज था तो ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि मतलब केस का फैक्ट मेरे पास नहीं है अभी ठीक से। तो इसमें यह था कि जहाज को आग से बचाने के लिए उन्होंने कुछ संपत्तियों को जला दिया, जिस वजह से क्या है इसको न्यायोचित माना गया था। ठीक है, अब ये यूएस वर्सेस होम्स के मामले को आप समझिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि एक जहाज नष्ट हो जाने के कारण उसमें जीवित बचे लोग एक छोटी नाव पर सवार होकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन नाव इन सभी लोगों का वजन संभाल नहीं पा रही थी, अतः उनमें से वजन कम करना अपरिहार्य हो गया था। ठीक है, एक नाव थी जो टूट गई थी, तो उन लोग क्या है छोटी नाव पे बैठ के जा रहे थे, लेकिन उसका वजन इतना नहीं था, मतलब वो नाव की कैपेसिटी इतनी नहीं थी कि वो सभी लोग को संभाल सके। तो इसमें क्या हुआ कि जो नाविक था वो क्या हुआ, उसमें से जो पुरुष 16 जो आदमी थे उनको क्या है समुद्र में फेंक देता है। ठीक है, तो जो अपने नाव से, अब वो जब वापस को जब वो लोग किनारे पहुंचते तो उसके ऊपर मामला चलता है। ठीक है, लेकिन वहां पे क्या बोलते हैं कि उसको जो आवश्यकता का बचाव उसको नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है कि मैंने जो पूर्व में आपको कहा था डडले बनाम वाला जो केस था, ठीक है, तो 1884 का ये मामला आ ही चुका था, ये 1912 का मामला था, तो उसमें ये चीज डिसाइड कर ही दी गई थी कि कभी भी मानव जीवन से बढ़कर कुछ नहीं है, तो क्या वहां पे करेगी। और फिर और ऐसी एक चीज मामला, ठीक है, तो सर का नाम कि देखिए केस का नाम मतलब उस मामले को समझा कि उसमें था कि एक जहाज था जिसमें क्या था कि सेम यही मामला था यूएस का प्रकार का मामला, इसमें जो छोटी जो बड़ा था तो छोटी नाव में लोग होकर, लेकिन क्या हुआ कि अब वो लोगों को सह नहीं पा रहा था, तो हुआ कि कैप्टन नाविक था क्या किया लोगों को उसको वजन उसका हो जाता, तो वो जो गया तो वाले गए तो अपने जीवन बचाने के लिए अगर किसी व्यक्ति का संपत्ति का नुकसान कर तो वो न्याय होगा, और उसकी जो ना था उसको कोई नहीं दिया गया। का सिद्ध नियम था, आपको समझ आया? हेलो हाँ सर, बहुत नहीं कट आ कट रही के आ रही है सर, समझ ही नहीं आ रहा है क्या नहीं समझ आ रहा सर। मैं ये केसेस तो आ गया समझ, बट ना आवाज एकदम क्लियर नहीं है सर, कट कट तीसरा के नंबर आ वाला रहा है, जो अच्छे केस से नहीं आ बताया रहा ना है। वो मतलब आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही थी आपकी। अच्छा, केस समझ आ गया। सर सेकंड से ब्रेक हो रहा है। देखो इसका फाइनल आप कहिए कि आवश्यकता के नियम जो है वो क्या कहता है, ये चीज समझ गए ना? आवश्यकता का नियम क्या कहता है कि आवश्यकता के आधार पे आप क्या है किसी की आप हानिकारी कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, सद्भाव पूर्वक होना चाहिए, वो उसमें आपराधिक आशय के बिना किया जाना चाहिए। ठीक है, और वो किसी आप हानि के निवारण के लिए किया जाना चाहिए। ये तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीनों चीजें नहीं है, ठीक है, तो आप अगर ऐसा कार्य करते मान लो उसमें सद्भाव पूर्वक आप उस कार्य को ना करें, दुर्भाव पूर्वक करें, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि आपको आवश्यकता का वो बचाव नहीं मिल पाएगा। तो आप इस चीज को समझे कि नहीं समझे मेरे को, चलो डिस्कशन में देखते हैं इसको। तो 81 समझ आया? जी सर। चलो तो आगे बढ़ते यस हैं। सर। ठीक है, अब आपका है धारा 82। ठीक है, 82 और 83 आपका कनेक्ट उसका बालक या अवयस्क व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध कोई कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता, इससे संबंधित। ठीक है, तो इसमें एक लीगल टर्म है जिसको नोट कर लेना, जो यहाँ पे लिखा हुआ है स्लाइड में आप देख सकते हैं, डॉली इन कैपेक्स। ठीक है, तो ये आशय को समझ कि क्या असमर्था बोलते हैं इसको। ठीक है, सॉरी, कार्य की असमर्था बोलते हैं डॉली इन कैपेक्स को। ठीक है, तो डॉली इन कैपेक्स का मतलब होता है कि कार्य की असमर्था, अर्थात कि आप मानते हैं ना कि कोई भी जो 7 वर्ष तक का बच्चा बालक है, चले पहले इसको पढ़ लेते हैं हम लोग, फिर
इस पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो 82 आपका कहता है कि 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य, और 83 आपका कहता है कि 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य। ठीक है, तो 7 वर्ष के जो 82 कहता है कि 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो 7 साल के से कम आयु का 7 वर्ष से कम आयु का कोई जो बालक है उसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है जो आपराधिक होता हो, तो उसके लिए भी उसको क्या है, दंडनीय नहीं माना जाता है और उसको क्या है, इससे छूट प्रदान की जाती है। ठीक है, उसी तरह जो 83 है, तो इसको जो आपका 82 के लिए हमेशा याद है ना, डॉली इंटरपैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, इसमें अभी हम लोग केस देख लेते हैं, 2-3 ठो है। तो बाबूसेन बनाम सम्राट का केस था। इसमें जो बोला गया कि जो धारा 82 है, ठीक है, के अंतर्गत 7 वर्ष से कम आयु के बालक को आपराधिक दायित्व से पूर्णतः उन्मुक्त केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अंतर्गत नहीं, अपितु अन्य सभी स्थानीय तथा विशिष्ट विधियों के अंतर भी उपलब्ध है। अर्थात ये बोला गया कि 82 के तहत तो आपको, अगर 82 के तहत अर्थात भारतीय दंड संहिता के में जितने भी अपराध दिए गए उन अपराधों को अगर कोई 7 साल से कम आयु का बालक करता है तो उसके लिए उसको वो कोई अपराध नहीं, परंतु उसके साथ साथ जो स्थानीय विधि के तहत कोई अपराध हो और कोई विशिष्ट विधि स्पेसिफिक लॉ के तहत कोई अपराध हो, तो वो भी अगर 7 वर्ष के बालक द्वारा किया जाता है, ठीक है, तो वो भी क्या होगा, क्षम्य होगा और उसको अपराध नहीं माना जाएगा। अब उसके बाद आपका जो श्याम बहादुर का केस है, इसमें क्या होगा, 7 वर्ष से कम आयु के एक बालक को सोने की तस्करी पड़ी मिली जिसे कहीं भी रिपोर्ट नहीं लिखा है, फिर भी इसके विरुद्ध कोई अभियान नहीं चलाया जा सका। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि एक बच्चा था, उसको रास्ते में ऐसे मतलब घूम फिर रहा हो तो उसको क्या है, सोने की तस्करी मतलब प्लेट मिली, उसने उसको रख लिया, तो उसको क्या माना गया, ना चोरी के लिए माना गया ना किसी चीज के लिए, उसको कोई अपराध नहीं माना गया। फिर CBNS का फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिएगा, इंग्लिश कॉमन बेंच रिपोर्ट। ठीक है, न्यू सीरीज ऐसा बोला जाता है, इसको CBNS से डिनोट करते हैं। तो ये मार्स वर्सेस लोडर का केस था। इसमें क्या था कि 7 वर्ष से कम आयु के बालक ने जो परिवादी था जिसने केस किया था कि परिसर से लकड़ी चुराई अतः उसे पुलिस अभिरक्षा में दिया गया, लेकिन उसके दायित्व की आयु जो एज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ठीक है, वो ध्यान में रखते हुए बालक के विरुद्ध कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकी। तो 7 साल से कम आयु के बच्चे को आप क्यों छूट देते हैं, क्यों, क्योंकि वो अपरिपक्व होता है, वह किसी भी आपराधिक दायित्व से उसको उन्मुक्ति इसलिए प्रदान की जाती है कि उस कार्य की जो प्रकृति है उसको वो नहीं समझ सकता, ऐसा माना जाता है। तो ये आपका 83। अब देखते हैं 83 कि 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 आप समझ के प्रकार है। तो इसमें बोला गया है कि देखिए जो 82 है वो आपका 7 वर्ष से कम का जो व्यक्ति जो बालक होगा वो पूरी तरह से क्या होगा, अपराध मुक्त होगा। ठीक है, लेकिन जो अब 83 की जब बात करेंगे तो जो आपका 7 वर्ष से 12 वर्ष के बीच का, जो 7 से ऊपर हो और 12 से कम, ठीक है, तो अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य, ठीक है, जिसकी परिपक्वता डेवलप नहीं हुआ, कार्य की जो प्रकृति उसको समझने के काबिल नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि 7 और 12 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति अगर कार्य करता है तो वो क्या होगा, क्षम्य होगा। तो कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु के ऐसे शिशु द्वारा की जाती है जिसे की समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वह उस अवसर पर अपने आचरण की और प्रकृति और परिणाम का निर्णय कर सके। तो यहाँ पे क्या है कि वो पहला वो कार्य जो अपराध की जो कार्य है वो 7 से 12 वर्ष के व्यक्ति शिशु द्वारा किया जाना चाहिए। दूसरा वो अपरिपक्व होना चाहिए। तीसरा उसका आचरण वो आचरण की प्रकृति और परिणामों को वो समझ ना सके या जान ना सके। ठीक है, 3 बातें इसके साथ है। अब इसमें 2-3 केस है उसको देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो केस की बालक ने भाइयों के साथ मिलकर नियोजित ढंग से एक पैने धारदार औजार से एक व्यक्ति पर खतरनाक वार किया। ठीक है, एक बालक था जिसकी आयु क्या थी, 7 से 12 की मध्य थी।
और में दो भाइयों के साथ मिलकर उसने नियोजित ढंग से क्या हुआ कि एक धारदार हथियार को लेकर एक अन्य व्यक्ति पर खतरनाक वार किया। बालक की मानसिक अपरिपक्वता के बारे में किसी साक्ष्य के अभाव से उसे 326 के अपराध के दोषी माना गया तथा 83 के अधीन संरक्षण दिए जाने से इनकार किया गया। क्यों इनकार किया गया? क्योंकि वह वहां पे जो तीन बातें हम लोग, एक तो ठीक, दूसरा परिपक्व होना चाहिए, तो इसकी कार्य की पता नहीं, कार्य की प्रकृति पता थी, तो उसकी उसमें क्या थी? पता, अर्थात वो पता था कि अगर अगर किसी व्यक्ति को चोट कारित करेगा तो उससे उसकी मृत्यु हो जाएगी या उसको हानि होगी। तो उसका कार्य था कि अगर उसको किसी भी कार्य को करने के पश्चात उसका परिणाम के बारे में अगर उसको अज्ञ रहे तो उसको बोलेंगे अपरिपक्व, ठीक है। लेकिन जब कोई बालक होता है 7 से 12 साल का बालक, तो वो कई सारे काम करता है, तो जिसको क्या बोलते हैं कि अरे ये तो बच्चा है, छोड़ दो इसको। क्यों? क्योंकि उसकी प्रकृति को वो नहीं समझ सकता। तो इसी को हीरालाल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के मामले में बोला गया, ठीक है। तो इसमें एक नोट कर लीजिएगा, आवाज आ रही है? हाँ सर, हेलो, आ रही है सर। हीरालाल में आप तीन बातें, इसमें एक चीज सीमित उन्मुक्ति का परीक्षण, मतलब जो आधार डाला गया है कि कैसे उस उन्मुक्ति जैसा 6-7-12 साल उसकी कार्य का अवलोकन करेंगे कि वो परिपक्व है कि अपरिपक्व है, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने तीन बातें कही थी कि किए गए कार्य की प्रकृति, अगर कोई बालक है उस कार्य की को समझ, कार्य की समझता है तो उसमें क्या परिपक्वता है, ठीक। फिर उस अभियुक्त छात्रवर्ती आचरण, मतलब वो पूर्व में जो कार्य किया है उस चीज को देखा जाएगा, ठीक है। फिर जब उसको न्यायालय में लाया जाएगा तो न्यायालय में उसकी उपस्थिति और उसका आचरण देखा जाएगा। अगर वो सारी चीजों को समझ सकता है, मतलब उसकी समझदारी की बात है केवल कि अगर वो प्रकृति को समझ सकता है तो ऐसा कार्य क्या होगा, अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। फिर आपका दूसरा केस है उला महापात्रा बनाम सम्राट या किंग, AIR 1960 के मामले में जो अभियुक्त था वो 11 वर्ष से अधिक लेकिन 12 वर्ष से कम था, ठीक है। जिसकी आयु थी 11-12 के बीच थी लेकिन 12 से अधिक नहीं थी। उसने एक चाकू उठा लिया और चाकू को और मृतक को धमकाया कि वह उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा, और उसके वास्तव में मृतक को चाकू से घाव करके मार डाला। इससे यह स्पष्ट था कि बालक जो मारने का आशा रखता था उसे पूरा कर दिखाया और उससे परिणाम की गंभीरता को समझने की परिपक्वता थी। अतः उच्च न्यायालय ने उसे 5 वर्ष का कारागार देकर सुधार गृह में भेज दिया। समझ आ गया? जी सर। अब इस केस को सर एक बार और। क्वीन वर्सेस, भाई देखो उला पात्रा का केस है, उसमें कि जो 11 से 12 वर्ष का बालक वो एक चाकू के सामने वाले को धमकाता है कि बोलता है कि इससे मैं तेरे को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, और उसको मार देता है और वो खेलता है। जब वो कहता है और जुड़ता है तो जो उसका प्रकृति है कार्य की प्रति, ठीक, तो वो क्या फुलफिल हो जाए हैं, तो उस कार्य की प्रकृति को समझता, इसलिए उसको क्या किया, दोषी माना गया। तो यहाँ पे छूट किनको मिली है कि जो 7 से 12 वर्ष का बालक हो, दूसरा कि वो अपरिपक्व हो, तीसरा वो उसके आचरण का और उसकी प्रकृति को समझने को ना समझ सके, कि कार्य की जो प्रकृति है उसको ना समझ सके। तो इन 3 चीजों को देखते जाइएगा तो आपको समझ आ जाएगा। अब समझ आया? जी सर। ठीक है। उसके बाद आपका है क्वीन वर्सेस लुखनी अग्रदानी दानिनी 1874 22 का मामला था ये, ठीक है। ये क्रिमिनल वीकली रिपोर्ट में प्रकाशित किया गया था 1874 में, ठीक है। ये कलकत्ता का मामला था आपका। तो देखिए इस मामले को आप बहुत ध्यान से सुनेगा तो समझ आ जाएगा। आवाज आ रही है मेरी ठीक से? एक 9 वर्ष की बालिका के विरुद्ध आगजनी का आरोप था। जूरी ने यह मत व्यक्त किया कि अभियुक्त को अपने कृत्य अर्थात ज्वलनशील पदार्थ के आग लगाने के हानिकारक परिणामों का पूर्ण ज्ञान था, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि इसके परिणाम स्वरूप उसे कारावास का दंड दिया जा सकता है। सेशन न्यायालय ने इस टिप के साथ मामले को उच्च न्यायालय के परामर्श हेतु भेज दिया। यदि अभियुक्ता को
अपने कृत्य के हानिकारक परिणामों का पूर्व ज्ञान था तो उसे दंडित किया जाना चाहिए, भले उसे ज्ञात न हो कि इस कृत्य से उसे कारावास का भी दंड भोगना पड़ सकता है। तो उच्च न्यायालय ने अभियुक्ता को दोषी ठहराते हुए अभिकथन किया कि 83 के अधीन निर्धारित आयु 7 से 12 के बीच कि केवल उन बालकों को संरक्षण के योग्य माना जाना चाहिए जिनका बौद्धिक स्तर अपवादग्रस्त रूप से अपरिपक्व है। समझे कि एक 9 साल की बालिका थी, ठीक है, उसने एक ज्वलनशील पदार्थ था कि अर्थात मान लीजिए आपका केरोसिन था या क्या मिट्टी का तेल या पेट्रोल था, इस टाइप की चीजें थी, ठीक है, कि वो जानती थी, अगर उसको ये पता था कि उसके परिणामों का पूर्ण ज्ञान था कि अगर उन चीजों को जलाएगी तो उससे क्या आगजनी हो जाएगी और उससे क्या हानि हो जाएगी, है ना। अगर उसको पता था कि इससे आगजनी हो सकती है, इससे सारी चीजें जल सकती है, तो वो क्या परिपक्व थी। बल्कि उसको ये ज्ञान ना हो कि इस कार्य को करने के पश्चात वो शायद जेल भी जा सके, तो उस बात को नहीं महत्व देंगे। लेकिन उसको अगर जो कार्य है उसका परिणाम पता है कि इस कार्य को करने के पश्चात आग लग सकती है जिससे सारी चीजें जल सकती है, तो वो कार्य क्या होगा, अपराध की श्रेणी में आएगा और उसको अपराधी माना जाएगा। समझे? जी सर। जी सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। कल हम लोग 83 कल पढ़ेंगे। यस सर।